सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। हमने जो 10 डेज वेबिनार सीरीज शुरू किया था 23 सितंबर से, आज उसका 9th एपिसोड है म्यूचुअल फंड। हमारी को टीम मेंबर सीए विनया गुंदेचा जी के साथ। तो हम सभी काफी जागरूक हो चुके हैं 8 एपिसोड देखकर। तो आगे भी हमें जुड़े रहना है और हम जानते हैं आज के सेशन के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में विनया जी से। जय श्री कृष्ण विनया जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप सब लोग एकदम अच्छे वाले मोड पे आ गए होंगे। अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स सुनकर वी आर नियरली एंड टू आवर ऑल द सेशंस। जो मैराथन चल रहा था इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस का, बस अब उसमें एक और सेशन बचा है आज को छोड़कर, एंड देन हम एकदम नॉलेजेबल स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे वी विल बी एबल टू डिसाइड कि हमको हमारे लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट? सो शुड वी स्टार्ट? जी दीदी। चलिए, जस्ट अ सेकंड। Screen, can everyone see the screen? सब देख पा रहे हैं? चलिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज तक जो देखा हमने, इक्विटी शेयर्स, SIP, पोस्ट ऑफिस, गोल्ड अभी होगा, आई थिंक गोल्ड होना बाकी है, इसका बाकी काफी कुछ देख लिया हमने। एंड म्यूचुअल फंड बहुत सुन के रखा है सबसे। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इक्विटी करो, नहीं तो म्यूचुअल फंड करो, FD करो, राइट? तो आज हम ब्रीफली आइडिया लेंगे। बहुत इलैबोरेटेड टॉपिक है, इतना ज्यादा। विनया जी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो सकता है, प्लीज लेट मी नो। दीदी लेकिन हमको सुनाई नहीं दे अगर रहा है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो ऑफ कर दूँ। जी वीडियो ठीक है पर आवाज भी नहीं आ रही आपकी। ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर। सो मैं मेरा वीडियो बंद कर देती हूँ। आई होप तो मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, आई थिंक उससे बेटर हो जाएगा आवाज। सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई दे अगर आवाज बराबर आ रही है आप सभी को तो प्लीज। यस इट्स बेटर नाउ क्लियर। ओके विनया जी, मे बी शी लॉग आउट। विनया जी डिसकंटिन्यू हो गए हैं। चलो स्टार्ट करें। आई होप सबको आवाज आ रही हो। जी आ रही है। और कुछ भी लगेगा तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। हाँ प्लीज। या तो आज हमारा विदाउट ऑडियो के साथ चलने वाला है, ठीक है? चलो, सो म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोगों ने सुनकर तो बहुत कुछ रखा है अब तक कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। बहुत डिटेल में नहीं पता होगा, लेकिन एटलीस्ट नाम हम लोगों ने बहुत बार सुन के रखा है। म्यूचुअल फंड कंपनी, हमने एडवर्टीजमेंट देखी है, म्यूचुअल फंड सही है, दिस एंड दैट। तो होता क्या है, आज हम ब्रीफ जानकारी लेंगे। बहुत डिटेल में लेने के लिए इसको हमको क्या बोलते हैं, और एक पैराडी लेनी पड़ेगी सेशंस की म्यूचुअल फंड को सीखने के लिए। बट देन ओके, इट्स ओके। हमारी स्टार्ट करने के लिए हमें बेसिक जो नॉलेज चाहिए आज के सेशन में पक्का मिलेगा। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। म्यूचुअल फंड होता क्या है? कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं। अभी सपोज मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कुछ बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है,
तो मैं क्या करूंगी, मुझे मेरे पास 5,000 है, मुझे लगेगा अरे यार अब वो उस कंपनी का रिलायंस का शेयर था 10,000 था, हाउ शुड आई स्टार्ट, मुझे करना है रिलायंस में इन्वेस्ट, बट मैंने स्टार्ट कर कैसे करना चाहिए, उसकी कंपनी के शेयर ही 10,000 है, तो क्या मैं नहीं करूँ इन्वेस्ट? उसके अलावा बहुत सारा ऐसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में डालने के लिए हम कैसे डालें, हमें डर लगता है, फिक्स डिपॉजिट में ही डाल के हम रुक जाते हैं कि बैंक में डालते हैं सबसे सेफ है और हमें भले ही कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा बट इट इज गुड। तो सबसे पहले समझते हैं, म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, मीन्स हमारे पैसे जो मैनेज करती है वो एक कंपनी होती है। हम सारे इन्वेस्टर्स, जैसे मैं हूँ, आप है, आपकी कोई फ्रेंड है, सिस्टर है, वो सब मिलके उस कंपनी में सपोज पैसे डाल रहे हैं, जैसे हम पुलिंग करते हैं ना पैसे, वैसे सब लोग मिलके पैसे डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पुलिंग द मनी। हम किसी कंपनी को दे रहे हैं, फंड मैनेजर बोलते हैं उस कंपनी को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स यानी कुछ अच्छे लोग, नॉलेजेबल लोग होते हैं जो हमारे पैसों को इक्विटी शेयर्स में या फिर डेब्ट शेयर्स में, मीन्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पैसों को कंपनीज में पैसे डालते हैं, शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है, और वो शेयर्स खरीदेंगे भी, मैनेज भी करना है, फिर शेयर का डिविडेंड डायरेक्टली वो कंपनी के पास जाएगा, एंड देन जितना भी बेनिफिट होता है या फिर जितना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के थ्रू प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट हमेशा नहीं होता है, जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहां पे लॉस भी होता है, तो या अगर लॉस हो रहा है तो वो थोड़ा सा खर्चा खुद का निकाल कर हमें पास ऑन कर देते हैं। क्या होता है, जितनी भी हमसे पैसे लेकर वो फंड मैनेजर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया, हमें डिविडेंड दिया, या कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, या बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स हुए, या मार्केट वैल्यू ग्रो हो गई, तो उनका जैसा जैसा प्रोग्रेस हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है। फाइनली म्यूचुअल फंड कंपनी के ओनर्स कौन है, हम हैं, थोड़ा 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 करके हमने इन्वेस्ट किया है वहां पे। सो म्यूचुअल फंड वाले थोड़ा सा अपना खर्चा अलग निकाल लेते हैं एंड इट विल पास इट ऑन टू अस। समझ रहे हैं, मीन्स हमको कंपनी के प्रॉफिट्स मिलेंगे बट डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको डायरेक्टली उनकी प्रॉफिट्स या फिर जो भी लॉसेस है वो मिलते हैं, यहाँ पे फंड मैनेजर के थ्रू हमें मिल रहे हैं। तो हम क्यों इतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? ऐसे ही लगता है ना, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो तो क्या प्रॉब्लम है, फंड मैनेजर को दो, वो थोड़ा सा खर्चा खुद का रख लेगा और उसके बाद में अपने को देगा, कितना सारा घुमा घुमा के पैसा आएगा। इतने मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो बेसिक हमने पता कर लिया कि हमको किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने हैं जो कि मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब हम पता करेंगे कि हम क्यों पैसे दे रहे हैं लोगों को। ओके, आज मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रही हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है यहाँ पर, इसलिए वॉइस भी ब्रेक हो सकती है, वीडियो भी मुझे ऑफ रखना पड़ रहा है। म्यूचुअल फंड क्यों क्यों करना चाहिए हमें म्यूचुअल फंड? कितनी सारे ऑप्शंस है, डायरेक्टली इक्विटी में डाल सकते हैं, डायरेक्ट डेट फंड में डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड में करने से क्या बेनिफिट है ये हम आज पता करेंगे। सी, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जो हम पैसे डालते हैं वो हम किसे देते हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खेरे को नहीं देते हैं, हम देते हैं एक कंपनी को। वो कंपनी क्या करती है, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एम्प्लॉय करती है, एक्सपर्ट्स यानी जिनको मार्केट का बहुत नॉलेज है, जिन्होंने काफी स्टडी की है, उनको प्रोफेशनल नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस से भी काफी नॉलेज है कि कौन से शेयर्स अच्छे होते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन से सेक्टर अच्छे होते हैं या फिर कौन सा अच्छा परफॉर्म करने वाली है, उनको इतना नॉलेज होता है। दे स्टडी द मार्केट, पूरा उनका डिटेल में दिन एंड रात वो लोग डिटेल में स्टडी करते रहते हैं, इसलिए उनके पास में काफी कुछ नॉलेजेबल बैकग्राउंड होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमसे पैसे लेके वो सिर्फ फन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो नॉलेज के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा उस कंपनी में जाकर अच्छे से वर्क करेगा और हमको एक्चुअली हाँ हमें प्रॉपर उसका रिटर्न मिल सकता है।
तो बेनिफिशियल है ऐसी। कहीं पे हम अगर हम टीचर्स के पास जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने भी जा रहे हैं, तो कोई बीएड टीचर हो, मीन्स प्रॉपरली डिग्री होल्डर हो, और कोई ऐसे ही है 9-10 तक की पढ़ा हुआ बच्चा हमें पढ़ा रहा है, तो हम किसके पास जाकर पढ़ना चाहेंगे? कोई डिग्री होल्डर हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो और प्रॉपरली वे ऑफ गोइंग है, उन्हीं के पास जाकर पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। वैसे ही इन्वेस्टमेंट का है, यहाँ पे प्रॉपर जगह से नॉलेजेबल पर्सन के पास में होता है। सो इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर मैनेज्ड बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, सो यू डोंट नीड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट योरसेल्फ। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो अब इन्वेस्ट करूँ क्या, या ऊपर जा रहा है तो। सो दिस इज द रीजन कि आपका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एक्सपर्ट्स तुमने तुम्हारे पैसे किसी एक्सपर्ट्स को दे दिए और अब उनके भरोसे छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब सेकंड बेनिफिट ये है, मींस म्यूचुअल फंड के फीचर्स, बेनिफिट्स ये हैं कि म्यूचुअल फंड इज हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट के बारे में पता तो होगा। ट्रस्ट यानी एक कुछ बॉडी फॉर्म हो जाती है पैसों से या फिर जो भी है, और उस ट्रस्ट के पैसों को कोई और किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है। जैसे अभी हमने ट्रस्ट बनाया म्यूचुअल फंड के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको यानी इक्विटी डेट ये जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज होगा और कहीं पे मिसयूज नहीं हो सकते हैं। कोई भी एरा गैरा नथु गैरा कहीं पे पैसा नहीं लगा सकता है। मीन्स एटलीस्ट ये चांसेस नहीं कि हमारे फंड्स मिसयूज होंगे। लॉस जरूर हो सकता है, कंपनी में डाला, कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई तो लॉस हो सकता है, कंपनी की वैल्यूज कम हो सकती है, लेकिन मिसयूज नहीं होगा कि इधर से लेके उधर भाग गए, कंट्री छोड़कर भाग गए, वैसी चीजें नहीं होंगी, बिकॉज ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का पैसा यहाँ पे सेफ रहता है। सो म्यूचुअल फंड इज हेल्ड अंडर अ ट्रस्ट, सो द फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पसेस। तो हमको ऐसा लग रहा है ना थर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो कैसे दे सकते हैं हम थर्ड पर्सन को, हमारे पैसों का क्या होगा, हम डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में क्यों नहीं डाले। तो इट इज लाइक दैट कि ट्रस्ट है, काफी लोग उसके ऊपर ध्यान भी रखते हैं ट्रस्ट के ऊपर। ऐसे नहीं है कि ट्रस्ट बना के छोड़ दी। गवर्नमेंट के काफी एसोसिएशंस हैं जो कंट्रोल रखते हैं कि ट्रस्ट इज मैनेज्ड बाय प्रॉपर पीपल एंड उसका पैसा मिसयूज ना हो रहा हो। सो उस हिसाब से आप बिंदास रह सकते हो। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू डाइवर्सिफाई आवर फंड। सपोज मैं हूं, अभी हमारे या आपके जैसे हाउसवाइफ्स हैं, हम 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने, तो हम कितनी जगह डालेंगे? अगर इक्विटी शेयर्स में डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, तो 2,000 करके कहीं पे भी डाले तो भी 3-4 जगह हम डाल पाएंगे। उसके बाद में हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, अगले महीने वापस और कोई तो भी 3-4 जगह ही डाल सकेंगे, राइट। तो हम इतना डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, और मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज के डेट में, तो इतनी है, कितने सारे फंड्स हैं जो इक्विटी में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने सारे फंड्स हैं जो डेब्ट फंड में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं कहीं पे जैसे आजकल आईटी सेक्टर्स बहुत चल रहा है, तो आईटी भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि मार्केट अच्छा कर रही है, बट वी डोंट हैव दैट मच फंड्स कि हम हर जगह डाल सकें। सो अगर हम म्यूचुअल फंड, इस टाइप के म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो हमारे बदले में वो हमारा पैसा लेके हर साइड में डाल सकते हैं, बिकॉज दोज आर मैनेज्ड बाय व्हाट एक्सपर्ट पीपल, और उन्हें पता है कौन सी कंपनी या कौन सा सेक्टर बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। करेगा ही ऐसी गारंटी कोई नहीं देता है, लेकिन कर सकता है, और उनकी प्रीवियस स्टडीज के बेसिस पे उन्हें काफी पता चल जाता है। सो अपने पैसों का डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है थ्रू म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, इसका मतलब है जो कंपनीज में फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्ट करके रखा है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, वो कंपनीज अच्छी जगह कर रही है, तो हमें म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, और इनडायरेक्टली वी आर द गेनर्स, हमें इनडायरेक्टली प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट है, म्यूचुअल फंड में नॉर्मली लॉक इन पीरियड नहीं होते हैं कि आज हमने इन्वेस्ट किया तो हम 6 महीने के बाद में नहीं बेच सकते हैं, 3 महीने के बाद में नहीं बेच सकते, पैसों की जरूरत हो तो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्ट सम जैसे अभी गवर्नमेंट के टैक्स बेनिफिट फंड्स होते हैं, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और ऐसे कुछ स्कीम्स है, वहां पर कुछ लॉक इन पीरियड रहते हैं। अदरवाइज लॉक इन पीरियड्स आर नॉट देयर, और नहीं है, इसलिए हम कभी भी उनको लिक्विड कर सकते हैं, यानी कभी भी बेच के वो फंड्स हमारे हो सकते हैं। तो अगेन हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि वैसे हमने जमा कर दिए तो हम वापस निकाल नहीं सकते हैं।
या लॉस हो रहा है तो इस कंपनी से दूसरी कंपनी में नहीं डाल सकते, वैसा नहीं, वी कैन चेंज आवर डिसीजंस। ओके, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जितने ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में इस सेशन में हम कवर कर पाएंगे, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। सिर्फ थोड़ा सा हम देख लेते हैं ब्रीफ में। सिंपल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी का ऑप्शन है, जो हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था। एसआईपी यानी सिंप्लीफाइड, जो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ये करते हैं, वो एसआईपी, सिंप्लीफाइड इन्वेस्टमेंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। एसडब्ल्यूपी यानी सिंपल विड्रॉवल प्लान, मीन्स अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख तक, अब हमको थोड़ा थोड़ा वापस चाहिए, तो इट इज ऑल्सो अ प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड कि हमें जैसे 5000 एवरी मंथ हमारे इन्वेस्टमेंट में से वापस चाहिए, तो दैट इज पॉसिबल। आपको सिंपल विड्रॉवल प्लान भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको वापस भी मिल सकता है। कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि सपोज हम चाह रहे हैं कि हमें इस कंपनी से दूसरी कंपनी में डालना है, इस म्यूचुअल फंड से दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड में डालना है, तो वो भी हम अगर इंस्ट्रक्ट कर दो हमारे म्यूचुअल फंड को, तो एक प्लान से दूसरे प्लान में भी थोड़े थोड़े डाल सकते हैं। एक साथ में डालने की जरूरत नहीं है कि 50,000 यहाँ से बेचा, 50,000 उस म्यूचुअल फंड में डालें, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है, कभी कम है कभी ज्यादा है, हमें पता नहीं हमारा ये वाला फंड अच्छा करने वाला है या दूसरा वाला। तो हम सिस्टमेटिकली, जहाँ पे हम श्योर नहीं होते हैं ना, वहाँ पे सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, या एसडब्ल्यूपी विड्रॉल प्लान ले लो, या सिस्टमेटिकल एलोकेशन प्लान, यानी डायरेक्टली एक साथ बड़ा पैसा मत डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो। और आपको हर बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड के प्लान ही ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली आपके अकाउंट से थोड़े थोड़े करके निकल सकते हैं। फाइन। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी थ्रू आउट आप आज जब डाल रहे हो, फिर अगले साल डाल रहे हो या अगले महीने डाल रहे हो, तो हो सकता है मार्केट कम हो, कभी ज्यादा हो, कभी वापस कम हो गया हो और भी कम हो गया हो, फिर अचानक से बढ़ गया हो। आज ऐसे ही चल रहा है ना, अभी तो मार्केट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो म्यूचुअल फंड में डालते हो तुम अगर, तो तुमको बहुत टाइम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि अभी कम हो रहा है तो कम पे हमें ज्यादा मार्केट यूनिट्स मिल जाएंगे या शेयर्स मिल जाएंगे, या कौन से वाले सेक्टर में डालना चाहिए, इतना सोचने से बेटर रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। म्यूचुअल फंड खुद अपने, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, दे विल ट्रैक द मार्केट, और वो खुद ही टाइम करेंगे मार्केट को कि कौन सा मार्केट टाइम अच्छा है, उस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे। तब तक का आपका पैसा आइडल नहीं पड़ा रहेगा, वो लोग कहीं तो भी सिक्योरिटीज में डालते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट, एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है, वो काफी अच्छे से मैनेज करते हैं हमारे पैसे, तो हमारे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी टेंशन खत्म हो जाता है। तो हमने अभी देखा कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना। पहले अब देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के फीचर्स क्या है, मींस व्हाट आर द स्पेशलिटीज, या कुछ डिफरेंस है, डिफरेंट क्या है म्यूचुअल फंड में, जिसकी जो हमें पता होने चाहिए। पहले इन्वेस्ट कर दो, आंखें बंद करके इन्वेस्ट करोगे तो गलत चीज होगी, हमें पता भी नहीं होगा कि हम जा किधर रहे हैं। आंखें खोलते हैं, नॉलेज लेते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या, और ये किस टाइप से वर्क करता है, कैसे काम करेगा ये म्यूचुअल फंड। जहाँ पे हम पैसा डाल रहे हैं, ऑब्वियसली यार, जब तुम खाना बना रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है, या यहाँ पे तो कितना कितना मेजरमेंट तुम्हें डालना है, कुछ पता ही नहीं हो, जस्ट बनाते जा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा और आपको मजा भी नहीं आएगा। तो मजा लेने के लिए पहले सारे नॉलेज हम एक्वायर कर लेते हैं। सो फीचर्स में सी, म्यूचुअल फंड कंपनी जब भी अपने व्हाट यूनिट्स निकालती है या फंड्स ओपन करती है, तो एक हमको ऑफर डॉक्यूमेंट देगी, उसका नाम है SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ओके, SID। इस इंफॉर्मेशन, इस डॉक्यूमेंट में नॉर्मली वो अपने स्कीम्स के बारे में डिटेल्स में हमें देते हैं कि एक फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला है, या डेट शेयर्स में, डेट में इन्वेस्ट करने वाला है, या कोई सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने वाला है। ये सारे नाम अलग अलग लग रहे होंगे आपको, हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बस इतना समझ लो कि इस डॉक्यूमेंट में डिटेल में आपको पता रहता है कि म्यूचुअल फंड, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का मेनली फोकस कहाँ पे जा रहा है। सो वो कहाँ पे मेनली इन्वेस्ट करने वाले हैं, ट्रैवल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या IT वाली कंपनी में, या सिर्फ इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाली। सो यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया। जरूरी नहीं है कि आपको ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना आना चाहिए, बट आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, ब्रोकर्स या फिर जो एडवाइजर्स रहते हैं, उनको भी आप पूछ सकते हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे।
आपको पता चल जाएगा कि कैसे चल रहा है या क्या प्लान है आगे का। ओके, सो फर्स्ट फीचर इज ऑफर डॉक्यूमेंट हैज द प्लान। आप अंधेरे में नहीं हो, आप पता कर लो ऑफर डॉक्यूमेंट में कि ये कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। सेकेंड इज जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसे कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो हमसे कुछ चार्जेस लेती है, फ्री में नहीं होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट। जैसे हम इक्विटी लेते हैं तो चार्जेस नहीं लगते हैं, इक्विटी का जो रेट मार्केट में रहता है वही हमें मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि तुम म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहे हो जहाँ पे काफी सारे एक्सपर्टाइज लोग बैठे हुए हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, जो काफी एनालिसिस कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कंपनी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो काफी कुछ वो होमवर्क कर रहे हैं हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। फिर वो देख रहे हैं कहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है ताकि बेस्ट रिजल्ट आपके पास में आ सके। बहुत कुछ काम कर रहे हैं तो वो कुछ चार्जेस लेंगे। इसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो या एक्सपेंस कॉस्ट। वो चार्जेस लेते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं बट चार्जेस तो है। इट मे वेराई, अलग अलग फंड में अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो 0.5 से 1.5% तक नॉर्मली रहते हैं। मीन्स इट इज कि 1.5 से ज्यादा नॉर्मली फंड मैनेजमेंट कंपनी नहीं लेती है। और सेबी ने जो रूलिंग अथॉरिटी है ना, उन्होंने भी बता के रखा है कि 2.5% से ज्यादा आप चार्जेस नहीं ले सकते हो। यानी अगर सपोज कमीशन हम किसी को देते हैं तो कुछ एक हायर लिमिट रहती है ना, 5%, 10%, तो सेबी ने बोल के रखा है 2.5% से ज्यादा कमीशन, जो कि कमीशन का नाम नहीं है, उसको कहते हैं एक्सपेंसेस या कॉस्ट। तो फंड मैनेजर हमसे लेता है। तो सपोज हमने 100 रुपीज दिए हैं तो हमारे 5 रुपए के पास जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे और बाकी के हम खुद के लिए मीन्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो जाएंगे पैसे। ठीक है, सॉरी। क्यू स्कीम चार्जेस एग्जिट लोड। एग्जिट लोड ऐसा होता है कि एक हम अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 महीने के अंदर ही पैसे निकाल लेंगे, 3 महीने के अंदर ही निकाल लेंगे। आप निकाल तो सकते हो बट कंपनी चाहती है कि आप इन्वेस्टेड रहो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, सो दैट वो पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। आप बिल्कुल ही आज डाला, कल निकाला, फिर वापस कल डाला, परसों निकाला, ऐसे करोगे तो उनके लिए भी डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कुछ कंपनी एग्जिट लोड यानी कुछ चार्जेस, पेनल्टी चार्जेस टाइप की लेती है। बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, 0.5%, 0.1%, 0.2% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है। बट वो चार्जेस लेगी साल भर तक, समझ लो साल भर के ऊपर आप अगर बेचना चाहोगे तो वो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, सो फ्यू फर्म स्कीम्स चार्जेस एग्जिट लोड, वो भी आप ऑफर डॉक्यूमेंट में देख लेना कि एग्जिट लोड कितना है और कितने दिन के लिए है। तो ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में जाना है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज में रखना सो दैट कंपैरिजन के लिए आपके लिए इजी रहे। फिर फ्यू स्कीम्स ऐसी होती है जहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, राइट। तो टैक्स बेनिफिट अभी तक हमने देखे एफडीज में है, पोस्ट ऑफिस में तो काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स है। इक्विटी में नॉर्मली टैक्स बेनिफिट्स जल्दी नहीं मिलते हैं, बट गवर्नमेंट ने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऐसे ELSS करके एक स्कीम फंड रखे हैं जिसमें आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। टैक्स बेनिफिट्स मींस आपके इनकम में से डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C अप टिल 1.5 लाख। ओके, अप टिल मींस आपके टोटल मिला के 80C में, अगर आपने इसमें भी पोस्ट ऑफिस में डाल के रखा है, FD में डाल के रखा है, तो सारा मिला के फिर 1.5 लाख। तो अपर थ्रेशोल्ड लिमिट इज 1.5 लाख। बट ये इक्विटी लिंक्ड है तो काफी डेफिनेटली यू विल गेट बेटर बेनिफिट्स। और गवर्नमेंट ने ऑथराइज करके रखा है तो गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम्स को ही ELSS के अंडर में डाला है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड गारंटीड जिनके रिटर्न्स रहेंगे। ओके, सो टैक्स बेनिफिट वाली स्कीम्स भी हैं। एंड नाउ नेक्स्ट फीचर इज इक्विटी फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI, फिर AMFI, म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। ये सारे कुछ रेगुलेशंस हैं, तो बोल सकते हैं वो सिर पे घूमते रहती है म्यूचुअल फंड के ऊपर कि आपने कोई रूल ब्रेक तो नहीं किया है, कुछ जो आपने प्रॉमिस किया है वो
उससे अलग हटके तो नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट का पैसा रॉन्ग यूज तो नहीं हो रहा है, काफी सारे रेगुलेशंस से गाइडेंस चलते रहता है। तो म्यूचुअल फंड नॉर्मली आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ अपने मन से नहीं कर सकती है। जो ऑफर डॉक्यूमेंट में दिया है या जो रूल्स में है उसमें बेस्ट पॉसिबल है वो रिटर्न वो प्रोवाइड करती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी ऐसे होते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आर म्यूचुअल फंड सेफ? हम क्या सोचते हैं म्यूचुअल फंड सेफ है? इक्विटी मींस अभी तक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में हमने देखा है रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड, मोर द रिटर्न मोर द रिस्क, लेस द या लेस द रिस्क लेस द रिटर्न। अब आज के जनरेशन में नॉर्मली पहले तो हम एंड वी वर सेफ, या एक घर खरीद लिया हमें लगता था हम सबसे सेफ है, गोल्ड खरीद लिया सबसे ज्यादा सेफ है, बट लगने लग गया कि इससे ज्यादा भी प्रॉफिट और कहीं होता है, इससे ज्यादा भी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जगह पे है, हमारा पैसा यहाँ पे डालो तो हमें डबल ट्रिपल भी मिल सकता है, ऐसे कितनी चीजें हैं। तो आप पता करते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं, थर्ड पार्टी को हम पैसा तो दे रहे हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया वैसे कि सेफ है, रेगुलेटेड है वगैरह, फिर भी और देखते हैं। सी म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये रेगुलेटेड बाय हायर बॉडीज। तो म्यूचुअल फंड इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो काफी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड को फॉलो करने होते हैं, अगर वो नहीं फॉलो करे तो फिर उनके ऊपर पीनल चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी उनके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, फिर रेगुलर ऑडिट, गवर्नमेंट्स के भी ऑडिट होते हैं, दुनिया भर के दुनिया एसोसिएशन से दूसरे जिनके ऑडिट्स परफॉर्म होते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा पैसा जैसा प्रॉमिस किया हुआ है वहीं पे लगा है या नहीं लगा है। फाइन, और फिर जो फंड मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड कंपनी कैन नॉट शट बिजनेस एंड रन। क्यों? अपनी दुकान जैसे बंद कर, पैसे लिया हम सबसे, दुकान बंद करे और भाग गए, म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेबी हैज रूल्स टू एग्जिट, सेबी ने काफी रूल्स बना के रखे हैं एग्जिट करने के लिए, प्लस ट्रस्ट तो क्रिएट की ही है, तो देयर आर सो मेनी रूल्स। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड बंद करके भाग नहीं जाते हैं, उनको काफी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, एंड आपके लॉस में कुछ होगा नहीं, उतना प्रिकॉशन लिया जाता है। अब गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि फाइनली अगर ये कंपनी ही है। नाउ म्यूचुअल फंड, अगर ये एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्या होता है म्यूचुअल फंड में? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है और एक ट्रस्ट होती है। तो हमने पैसे दिए, वो पैसे तो ट्रस्ट में जमा हो गए, वो ट्रस्ट को कौन ऑपरेट कर रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके, एएमसी कहते हैं उसे। वो एएमसी ट्रस्ट को ऑपरेट कर रही है, वो एमसी डिसाइड कर रही है ट्रस्ट के पैसे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होने चाहिए, या कौन से फंड्स में इन्वेस्ट, कौन से डेब्ट्स में या सेक्टर में इन्वेस्ट होने चाहिए। सपोज एएमसी यानी जो कंपनी के थ्रू हम ऑपरेट करवा रहे हैं वो बैंकरप्ट भी हो जाए, यानी बहुत ही खराब कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर भी हमारे फंड्स को कुछ नहीं होगा, या वो जितना परफॉर्म कर रहे हैं वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे। वाई सो? बिकॉज वो ट्रस्ट में पैसे थे, वो ट्रस्ट के पैसों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर से एएमसी बैंकरप्ट होगी तो कोई और एएमसी आके उनको टेक ओवर कर सकती है। सो आवर ट्रस्ट शुड बी इंटैक्ट। हाँ, अब उसमें ड्रॉबैक लॉस क्या होता है, मीन्स क्या हो सकता है उसमें लूप होल, कि हो सकता है जिस कंपनी में उस ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो रिस्क हमेशा है, बट काफी कुछ बैलेंस आउट हो जाती है वो रिस्क, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो रिस्क इस हिसाब से भी कम हो जाती है। फिर है ईच प्रोडक्ट एंड स्कीम इज अप्रूव्ड बाय सेबी। देखो अभी सेबी ने एक और रेगुलेशन रखा है कि सेबी विल अप्रूव ईच प्रोडक्ट एंड स्कीम, कि आपकी स्कीम बराबर है या नहीं है, आप बराबर से रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो या नहीं, आपने सारे रेशियोज का ध्यान रखा है या नहीं, आपका फंड सेफ जगह पर है या नहीं, काफी कुछ ध्यान रख लेते हैं। एंड म्यूचुअल फंड जो भी कंपनी होती है ना एएमसी, उनका नेटवर्थ शुड बी मिनिमम 50 करोड़। नेटवर्थ यानी उनकी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, मींस जो मेन पैसा बड़ा ज्यादा पैसा है उनका 50 करोड़ तक के तो मिनिमम होना चाहिए। तो खुद के पास अगर उतना पैसा है तो अचानक से उठ के भाग नहीं सकती है, एंड ऐसे मीन्स हम थोड़ा सेफ रह सकते हैं, बिकॉज उनके खुद के पास में फंड्स हैं, तो उनके भी फंड्स हो सकते हैं कि स्टेक पे हो अगर वो भाग जाए तो। ठीक है, इसलिए हमें म्यूचुअल फंड्स सेफ लगते हैं, दे आर सेफर।
सबसे सेफ है ऐसा नहीं बोल सकते, बट दे आर मच सेफ. ओके, शुड वी गो अहेड? जस्ट अ सेकंड. आज थोड़ा इश्यू रहेगा वॉइस का, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. या टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड. अब हम देखेंगे कितने टाइप्स है म्यूचुअल फंड के, मीन्स कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं. जहाँ जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि म्यूचुअल फंड इक्विटी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है अलग अलग टाइप्स में इन्वेस्ट करती है. ये वो इक्विटी डेट में बातें कर रही थी और ऐसा लग रहा था सिर के ऊपर जा रहा है मेरे या फिर आपके. सो लेट अस डिस्कस म्यूचुअल फंड. बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी होती है वो अपने बिहाफ में दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वो हम लोगों ने पहले ही देखा. अब दूसरी कौन सी कंपनीज होती है जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है, मीन्स हमारा पैसा वो हमसे लेकर कहाँ इन्वेस्ट करती होगी जो उन्हें रिटर्न मिलते हैं और वो हमें वापस पास ऑन करते हैं. तो देयर आर वेराइटी और एम्पल ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास में और इतनी अच्छी स्टडीज है अभी उनकी कि वो एकदम एक्सप्लोर करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर सकती है आगे वाले फ्यूचर में. एंड डिपेंड ऑन देयर स्टडी एंड देयर नॉलेज, देयर एक्सपर्टीज, एकदम वैलिड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं. तो कुछ फंड्स होते हैं जिसे कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड. वो हमसे पैसा लेकर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी. अब सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी इक्विटी में, मिनिमम 65% पैसे तो यानी फंड्स इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी. बाकी के फंड थोड़ा सा उनको डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए रहता है, तो कुछ डेट में डालेगी, कुछ लिक्विड फंड में डालेगी, कुछ गोल्ड में डालती है. लेकिन मिनिमम अगर 65% इक्विटी फंड्स में डालती है तो दोज फंड्स आर कॉल्ड इक्विटी फंड्स. आप जब भी म्यूचुअल फंड लेने जाओगे ना, आप ध्यान से देखना ये इक्विटी फंड है या डेट फंड है या फिर हाइब्रिड फंड है. ओके, सो इक्विटी फंड्स में डाल सकती है. इक्विटी फंड्स की कितने टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं ना. इक्विटी मींस अलग अलग टाइप की कंपनीज में वो डालती हैं. तो इट में बी स्मॉल कैप यानी जो जिनमें मार्केट में जिनका मार्केट में कम शेयर है. मिड कैप एंड लार्ज कैप यानी लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज जो सबसे बड़ी 1 to 100 रैंकिंग वाली कंपनीज होती है या 1 to 100 बिगेस्ट कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोटेक हो गया एंड ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी इन्फोसिस हो गया. ये सब बड़ी कंपनीज हैं, ये लार्ज कैप में आ जाती है 1 to 100 में. मिड कैप में आती है 100 to 250 यानी 100 कंपनी से 250 कंपनी तक मिड कैप में आ गई. और फिर स्मॉल कैप्स, तो इक्विटी फंड डिसाइड करते हैं कि वो किसमें उनको इन्वेस्ट करना है. सी लार्ज कैप में रिस्क एकदम कम होती है क्योंकि एकदम स्टेबल कंपनी है, काफी सालों से है, उनके बहुत सारा कैपिटल है मार्केट में, लेकिन उनका ग्रोथ भी कम होता है. ऑलरेडी वो ग्रोन है कंपनीज है तो उनकी ग्रोथ कम होती है. रिस्क भी कम है, सबसे कम है, मतलब उनके शेयर प्राइसेस बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होते हैं कभी भी. तो रिस्क भी कम रहेगा, ग्रोथ भी कम रहेगा. वैसे ही मिड कैप का रिस्क भी मीडियम में रहता है, ग्रोथ भी मीडियम. बहुत रिस्क नहीं रहता है तो बहुत ग्रोथ भी नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि वो भी ग्रोइंग कंपनीज में आ जाती है. और स्मॉल कैप में फटाफट से कम होएगी, फटाफट से ज्यादा होएगी, तो वो रिस्क भी ज्यादा रहता है, उनके रेट्स भी कम ज्यादा होते रहते हैं. ऐसे ही सेक्टर फंड है. अभी सेक्टर फंड यानी इक्विटी जो सेक्टर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. जैसे सेक्टर यानी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट, जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी हो गई, ट्रैवल कंपनी हो गई, होटल की बिजनेस वाली कोई कंपनीज हो गई. तो कुछ कुछ इक्विटी फंड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. उनको ऐसा लगता है ये सेक्टर बेस्ट करने वाला है अभी, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो वो भी आप देख सकते हो. इंडेक्स फंड यानी टॉप जो हमारे जो निफ्टी एसएपी जो मार्केट होते हैं S&P उसमें इन्वेस्ट करते हैं. सबसे कम रिस्की होते हैं ये, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट जाते जाता है वैसे ही वैसे हमारे म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करते हैं. अगर मार्केट ऊपर 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 जा रहा है तो म्यूचुअल फंड भी वैसे ही जाएगा, उतना कितना नहीं जाएगा लेकिन ग्रेजुअली उतना जाएगा. ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा तो इंडेक्स फंड भी नीचे जाएगा और हमारा म्यूचुअल फंड भी उनका बेनिफिट्स कम हो जाता है. फाइन. अब इक्विटी फंड के फीचर्स क्या है? इक्विटी फंड में क्या होता है? मेनली इक्विटी फंड इज ग्रोथ ओरिएंटेड. मीन्स हमारे पैसे अगर ग्रो करने हैं और डायरेक्टली हम इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं या डालना नहीं चाहते या हमें खुद की नॉलेज पे अभी हमें बस इतना नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, सो वी शुड इन्वेस्ट इन ग्रोथ इक्विटी फंड जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है
मीन्स तुम्हारा पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 100% यू विल गेट गुड रिटर्न्स, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको रख लेना चाहिए। तो इक्विटी फंड इज ग्रोथ ओरिएंटेड। फिर आता है डेब्ट फंड। अब डेब्ट फंड यानी क्या होता है? इक्विटी यानी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। डेब्ट फंड होता है मार्केट में ही बहुत सारे लोगों को पैसों की जरूरत होती है, जैसे हमने किसी से लोन लिया या फिर लोन दिया तो हम कंपलसरी इंटरेस्ट लेते हैं उनसे, करेक्ट। इक्विटी फंड में हम कंपलसरी किसी से प्रॉफिट या ये डिविडेंड्स नहीं ले सकते, बट लोन लेते हैं और देते हैं तो कंपलसरी हम इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर वो पैसा हम 5 साल का लोन दिया तो 5 साल के बाद वापस मांगते हैं। सेम होता है डेट फंड, ये भी मार्केट में ही सर्कुलेट होते रहते हैं। तो मिनिमम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट 65% है तो हमारा डेट फंड है, फाइन। अब डेट फंड मैं बताती हूँ कि इसमें भी अलग अलग वेराइटीज रहती है। डेट फंड कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट ने इशू करके रखा, इट मींस हमने गवर्नमेंट को पैसे दिए और गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट दे रही है। तो सोचो ऐसे फंड तो सबसे ज्यादा सेफ रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भले ही चली भी गई लेकिन दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उठ के तो भाग नहीं सकते, मीन्स हमारा पैसा हमें मिलने ही वाला है। ऐसे ही फिक्स मैच्योरिटी फंड होते हैं, इनकम फंड होते हैं। ऐसे डेट फंड की बहुत वेराइटीज हैं। थोड़ी रिस्क इन फंड्स में भी होती है। कभी कभी ऐसे होता है कि जिस कंपनीज में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह होता है ना, तो जिस कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो सकता है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो हमें इंटरेस्ट ना मिल रहा हो, तो वैसे रिस्क लेकिन काफी कम हो जाती है। तो इक्विटी फंड से सेफ है डेट फंड, ठीक है। बट अब इसमें फीचर क्या है, क्यों हमें डेट फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? तो रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, अगेन सेम कंसेप्ट अप्लाई। रिस्क इसमें कम है तो हमें इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली यानी ग्रोथ रेट भी कम मिलेगा। आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कंपनी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है 30% ऊपर जा रही है फिर भी आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, जो 15% इंटरेस्ट ही मिलेगा जो 15% या 10% समथिंग है। सो इसमें फीचर्स ऐसे रहते हैं कि कंपैरेटिवली स्टेबल रिटर्न, इसमें कम ज्यादा नहीं होगा मार्केट के बेसिस पे, मोस्टली स्टेबल रिटर्न रहते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है बिकॉज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। सो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कम ज्यादा हो सकता है। कम रिस्की रहते हैं ये फंड एंड सेफ इन केस ऑफ वोलेटाइल मार्केट। मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए या अब हमें बेचना चाहिए, so in that case debt fund are safer side, ठीक है। तो डेट फंड ऐसे होते हैं। और कुछ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड फंड में म्यूचुअल फंड डिसाइड करते हैं कि डेब्ट और इक्विटी में कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है या कहाँ से कितना शिफ्ट करना है, इक्विटी में कितना डालना चाहिए, डेब्ट में कितना डालना चाहिए। मीन्स इट डिपेंड्स, उनके डेफिनेटली ऑफर डॉक्यूमेंट में भी रहता है और वो खुद भी कॉल लेता है कि मार्केट कैसे चल रहा है उस बेसिस पे। तो these are the 3 types of mutual fund normally famous in market, कि इक्विटी में डाल रहे हो, अच्छा डेब्ट फंड में डाल रहे हो या हाइब्रिड में डाल रहे हो। तो समझ लो हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर है। डेब्ट में मेनली डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में मेनली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। These are the types of mutual fund। अब म्यूचुअल फंड के और भी बाइफर्केशंस हैं टाइप्स में बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी। फर्स्ट है मैच्योरिटी की बेसिस पे। कुछ कुछ कैसे होते हैं, ओपन एंडेड स्कीम, कभी भी आप खरीद सकते हो कभी भी बेच सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं क्लोज एंडेड स्कीम्स, यानी जब वो म्यूचुअल फंड स्टार्ट होते हैं उसके 2-3 महीने के पीरियड में आपने खरीद लिया तो खरीद लिया, अदरवाइज वो म्यूचुअल फंड आपके लिए क्लोज है, फिर आपको उसमें चाहो भी तो नहीं मिलेगा। इवन दो दैट फंड इज परफॉर्मिंग वेरी नाइसली, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट बिकॉज ये क्लोज एंडेड है। स्टार्टिंग में ही आप वो स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर वो पैसा फिक्स हो जाता है उन इन्वेस्टर्स के साथ में और उन्हीं को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसे कहते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब ओपन एंडेड के भी दूसरे बहुत सारे वेराइटीज है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया इक्विटी फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको इक्विटी फंड कहते हैं, डेब्ट फंड में करते हैं वो है डेब्ट फंड, हाइब्रिड। अब इक्विटी फंड में भी अलग अलग टाइप के कंपनीज है जहां पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती होगी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ मैं आपको नाम बता देती हूँ। इंडेक्स फंड होता है जो हमने बताया था कि जैसा जैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है वैसे वैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा। सेक्टोरियल फंड जैसे मैंने बताया था आईटी या ट्रैवल या होटल मैनेजमेंट कंपनीज या फिर ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, एफएमसीजीज रहते हैं, इसमें किसी को डालना हो म्यूचुअल फंड्स को तो वो सब सेक्टर फंड बोलते हैं। ये रिस्की होते हैं।
अच्छा परफॉर्म किया कुछ टाइम पे, जैसे अभी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और नहीं तो शायद नीचे जाएगा, तो नीचे भी एक पर्टिकुलर सेक्टर नीचे जाएगा तो हो सकता है पूरा नीचे जाए। इसका मतलब है एक ही जगह पे पैसा डाल देना, सेक्टर फंड्स में ऐसा होता है। और अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत ही अच्छा 50% से ज्यादा अमाप शमाप रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कुछ टैक्स सेविंग फंड्स हो सकते हैं, जैसे ईएलएसएस हमने देखे थे। फिर डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, अलग 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 टाइप की कंपनीज में डालते हैं, ठीक है। ये इक्विटी फंड हो गए। डेट फंड हमने देखे थे, शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड जो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, 90 डेज के लिए या फिर 6 मंथ तक के लिए। इसमें पैसा आपको गारंटीड वापस मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। गिल्ड फंड यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसमें हमको पैसा गारंटीड वापस मिलता है, ये भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन इसमें हमको गिल्ड फंड से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, फाइन। एंड देन हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, शॉर्ट मीडियम टर्म एंड ऑल। गिल्ड फंड, व्हाट इज गिल्ड फंड? गिल्ड फंड इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, उसको गिल्ड फंड कहते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो होते हैं उसे गिल्ड फंड कहते हैं। फिर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, जो थोड़े टाइम के लिए 0 to 3 years के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म। मीडियम यानी 3 to 7 years के लिए, यानी हम 7 years के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लो मिड टर्म के लिए करते हैं, ये कम रिस्की रहता है और रिटर्न भी कम मिलता है। शॉर्ट टर्म सबसे कम रिस्की रहता है, और लॉन्ग टर्म रिस्की भी ज्यादा नहीं होंगे और रिटर्न्स भी ज्यादा नहीं मिलते हैं। सपोज इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ रहा है तो हमें कम मिलेगा, क्योंकि हमने कम में डाला था, तो हमें इंटरेस्ट रेट कम मिल सकता है। ये थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक है, बट मैं बता दूं 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फिर डायनामिक बॉन्ड, जैसे इक्विटी भी अलग अलग टाइप में इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे डेब्ट फंड भी अलग अलग बॉन्ड्स में अलग अलग टाइप नंबर ऑफ शेयर्स या अलग अलग परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट डालकर रखता है, दैट इट विल टेक कॉल इटसेल्फ। फिर हाइब्रिड और बैलेंस फंड जो हमने लास्ट टाइम देखा, उसमें भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, मंथली इनकम प्लान, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, थोड़े साल बाद फिक्स में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लान, जैसे इक्विटी में होता है वैसे यहाँ पे भी आपको कैपिटल एप्रिसिएट करके मिलेंगे। ये सारे टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड्स हो गए हैं। व्हेनेवर आप जब भी रिसर्च करने जाओगे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट आपको एनालाइज करना पता चल जाएगा कि कौन से सेफ होंगे या हमारे लिए कौन से सुटेबल है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इक्विटी फंड्स की हम लोगों ने देखे कि रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। अब इक्विटी में भी अलग अलग टाइप के फंड्स हैं, हमने देखे थे। तो लार्ज कैप, मैंने जो बोला था आपको, सबसे बड़ी जो कंपनीज होती है मार्केट के, सबसे बड़े शेयर्स इनके पास होते हैं, यानी बड़े मीन्स बड़े अमाउंट के शेयर्स। सपोज मार्केट में 1000 crores का मार्केट है, तो 300 to 400 crores इन कुछ कंपनीज के पास होते हैं, बाकी या 500 crores समझ लो, और बाकी स्मॉल मिड कैप डाइवर्सिफाइड सेक्टर फंड ऐसे सब, यानी छोटा शेयर बाकी के कंपनीज रखती है। और ये लार्ज कंपनीज कुछ 1 to 100 कंपनीज होती है, सबसे बड़ा शेयर इनका होता है। ओके, सो लार्ज कैप कंपनीज ऑलरेडी ग्रोन अप कंपनीज हैं, तो इसमें रिटर्न गारंटीड है, आपको 100% रिटर्न मिलेगा, लेकिन बहुत रिटर्न मिलेगा वो गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, अभी वो स्टेबल रेट पे ग्रो कर रही है। तो आज उसका 1000 का शेयर है, तो कल जाके 1050 हो सकता है, अचानक से 1400 1500 नहीं होगा, ठीक है। सो रिस्क भी कम है, सबसे कम रिस्क है, इसका मतलब इसके रेट्स एकदम कम भी नहीं होने वाले कि मार्केट नीचे चला गया और इसके रेट्स कम होंगे, नहीं होगा। तो रिस्क भी सबसे कम है, रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम है, किनके? लार्ज कैप के। अब ऊपर जाते हैं डाइवर्सिफाइड फंड, इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इन द सेंस अलग अलग टाइप के इक्विटी फंड्स में अगर म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के रखे हैं, तो उसकी रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है लार्ज कैप से, फिर भी कम है क्योंकि अलग अलग टाइप में कंपनीज में डाल के रखे, और रिस्क कम आती है तो रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली बढ़ गए, बट फिर भी बाकी कंपनीज से कम है। सिमिलरली थर्ड स्टेप पे आता है मिड कैप कंपनी, मींस मिड कैप कंपनी इज बेटर बट रिटर्न रिस्क इज अगेन मोर। स्मॉल कैप कंपनी छोटी कंपनी है, परफॉर्म करेगी तो बहुत ही अच्छा कर लेगी, अगर नीचे जाएगी तो एकदम ही नीचे चली जाएगी, और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो रिस्क भी वैसे ही, ठीक है। फिर सेक्टर फंड सबसे रिस्की, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सेक्टर फंड एकदम रिस्की होता है।
कभी कोई फंड, जैसे अभी आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं 100%, लेकिन क्या ये सिनेरियो हमेशा चलेगा? उसके लिए आपको कुछ जजमेंट, कुछ स्टडीज यूज करनी पड़ेगी, या फिर रिस्क लेना पड़ेगा कि आज अच्छा कर रहा है तो कल भी करेगा, हो सकता है ना भी करे। ठीक है, तो ये बहुत सेफ नहीं है, लेकिन इसमें रिटर्न्स भी आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं सेक्टर फंड्स में, यानी जो भी अगर आप रिस्क लेना चाहो तो। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ऐसे ऐसे वर्क करता है ये सब फंड्स। नाउ हाउ विल यू, मींस आप सोचोगे कि मैं मेरे लिए कैसे डिसाइड करूं कि म्यूचुअल फंड मुझे सिलेक्ट कैसे करना है, हाउ शुड आई सेलेक्ट द म्यूचुअल फंड? तो सबसे पहले खुद की सिचुएशन आपको स्टडी करनी है। देखो लिखा है ऐसे, इन्वेस्टर बेसिस, आप अपने आप को स्टडी करो। कैसे स्टडी करोगे? खुद की रिस्क प्रोफाइल, रिस्क यानी आप खुद कितना रिस्क ले सकते हो, कौन सी सिचुएशन में हो आप। अगर आप समझ लो 50 to 60 इयर्स की एज ग्रुप में आते हो, अब आपको रिस्क लेने की जरूरत क्या है, आप क्यों रिस्क लोगे और पैसा आपका मार्केट में, ऐसे मार्केट में डालोगे, इक्विटी मार्केट में या फिर इक्विटी फंड में जहाँ पे पैसा नीचे जा सकता है, और जो कुछ भी आपके पास थोड़ी बहुत बचत थी या ज्यादा बचत थी वो कम हो जाए। बढ़ेगी तो बहुत ही अच्छा है, रिस्क है, बढ़ने के भी चांसेस है, लेकिन कम भी हो सकती है। सो उस एज ग्रुप में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उसे कहते हैं एबिलिटी ऑफ द रिस्क। और इंटेंशन, कभी कभी हमारा मूड भी नहीं रहता रिस्क लेने का, नहीं नहीं अभी मैंने बहुत लॉस कर दिया, अब मुझे लॉस नहीं लेना है, तो अब मैं सेफ जाऊंगा। तो सेफ जाना है यानी क्या, हम डेब्ट फंड में डाल देते हैं पैसा, या फिर दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो हम खुद को पहले वो सिचुएशन में रख ले। अगर मैं बहुत ही यंग इन्वेस्टर हूँ, जैसे अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, तो मेरे पास काफी लॉन्ग पीरियड है रिस्क लेने के लिए, आराम से मैं रिस्क ले सकती हूँ, राइट? क्योंकि लॉस भी हुआ तो कितना होगा, जितना फंड मैंने इन्वेस्ट करके रखा मैं और कमा लूंगी और इन्वेस्ट कर दूंगी। सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्क एवेन्यू, लेकिन बढ़ा तो काफी पैसा बढ़ भी जाएगा मेरा, एंड मेरा फ्यूचर में सेव कर सकती हूँ। तो रिस्क खुद की डिसाइड कर लो कि आप कौन से फैक्टर पे, सिर्फ एज ग्रुप नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है रिस्क के लिए। आपके पास अभी कितनी सारी सेविंग है या अभी बिल्कुल सेविंग नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पहले आप डिसाइड कर लो कि आप रिस्क कितना ले सकते हो। फिर गोल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमें ये पैसा 3 साल के अंदर वापस चाहिए। क्यों? तो 3 साल के अंदर सपोज मेरे बेटे का एडमिशन है, या मेरे बच्चे को फॉरेन भेजना है मुझे, या बच्चे की शादी करानी है, या मेरा रिटायरमेंट ड्यू है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। फिर मिड टर्म गोल होता है 7-8 साल के अंदर में बच्चे को फॉरेन भेजना है, ये मिड टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल हो गया ना, अभी मेरी शादी जस्ट हुई है, 10-12 साल बाद में मेरे बच्चे के मुझे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होंगे, या 15 साल बाद में, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया, काफी बाद में मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लो कि आप रिस्क ले सकते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, रिस्क ना लेना हो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में डाल दो, और मिड टर्म में डालना हो तो आप हाइब्रिड फंड में डाल सकते हो, जहाँ पे रिस्क भी कम रहेगी, रिटर्न भी मीडियम रहेंगे, एंड आपको जैसे 6-7 साल में इवन ग्रोथ भी मिल सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन गारंटीड पैसा वापस मिलेगा, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छा मिलेगा आपको। अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सपोज आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पहले ही है, जैसे आपने घर में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एंड देन काफी कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास में, तो आपको अभी डर नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत लूज कर लूं तो क्या जाएगा। अगर आपको डर नहीं है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यही पैसे मेरे पास है, जो अभी मेरे पास प्रॉपर्टी है वो यही पैसे हैं जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर आप रिस्क इतना मत लो, आप उसको सेफर साइड में डालो। थोड़ा बहुत आपने थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, 10% to 20%, लेकिन बाकी को अगर आप सेफ जाओगे तो बेटर है। तो आप खुद को एनालाइज करो, आप कौन सी पोजीशन में हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए, मीन्स किस टाइप के, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या डेब्ट या इक्विटी। ओके, ये इन्वेस्टर बेसिस हो गया। नेक्स्ट है फंड वाइज। फंड वाइज मीन्स अब हम कंपनी या म्यूचुअल फंड डिसाइड करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है। सो इन दैट केस आपको फंड्स या कंपनी को, एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है उनकी थोड़ी सी स्टडी या थोड़ा सा किसी से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। व्हाट विल यू डू फॉर दैट? क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी होता है सेबी के थ्रू कि आप म्यूचुअल फंड की क्रेडिट रेटिंग रखो, मीन्स क्रेडिट रेटिंग देना जरूरी है म्यूचुअल फंड को। ऑल म्यूचुअल फंड हैज टू हैव क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग।
तो क्राइसिल वगैरह जो कंपनी है ये रेटिंग्स देती है कि फंड कैसे हैं, उनके रिटर्न्स कैसे हैं, प्रीवियसली कैसे परफॉर्म किया उन्होंने, उसके बेसिस पे वो रेटिंग्स देते हैं। और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की यानी वो रेटिंग्स आप पता कर लो कि कैसी रेटिंग्स हैं। AAA रेटिंग होती है जो बेस्ट होते हैं, AA रेटिंग होती है जो बेटर होते हैं लेकिन AAA से कम रहेंगे, A रेटिंग होती है जो और कम रह सकते हैं, कभी कभी A- वगैरह वगैरह भी जाते हैं। बट वो फंड्स में हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे, कभी कभी वो ज्यादा रिटर्न देते हैं हमको, जैसे मार्केट दे रहा है तो उनको 15% और वो फंड जिसकी रेटिंग नेगेटिव है वो ज्यादा देती है, ज्यादा रिटर्न दे रही है और रेटिंग कम है तो समझ लो रिस्की है। आज रिटर्न दे रही है कल ना भी दे सके, बिकॉज वो उन्होंने कुछ तो भी टाइम का यूज करके उन्होंने रिटर्न ज्यादा दी थी है। सो यू शुड इवेल्युएट दिस थिंग कि कितनी रेटिंग है फंड्स को। फाइन। सेकेंड है पास परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। आप जब भी इन्वेस्ट करने जाओगे जो भी फंड में आपकी इच्छा है वहां पे आप ऑनलाइन चेक कर लेना उनके पास परफॉर्मेंस रिजल्ट्स कैसे हैं। पास परफॉर्मेंस हमेशा आगे का परफॉर्मेंस होगा गारंटी नहीं है, लेकिन पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आगे कैसा कर सकती है। अभी सपोज पिछले 5 सालों में उस कंपनी ने हर बार 20% रिजल्ट दिया है, 20%, 25, फिर 23, फिर वापस 20, फिर 25, तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि 20% तो पक्का मिलेगा। अच्छा 20 नहीं मिला तो 15 तो पक्का मिलेगा। और अगर पिछले 5 साल में वो रिजल्ट दे रही है 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 50%, फिर वापस 10% पे आ गई, इसका मतलब बहुत वॉलेटाइल है, उनकी पॉलिसीज बहुत अलग चल रही है, थोड़ा सा रिस्क लेने वाली सिचुएशन चल रही है, तो थोड़े से रिस्की हो जाता है। हम लोगों ने सोच समझ के इनमें डिसीजन लेने चाहिए। अब पास परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को रैंक करेगा, डिसाइड करेगा, तो आप उनकी स्टडी भी कर लो कि आगे के उनके प्लान्स क्या है फंड मैनेजर की, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्लान है या आगे कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस का प्लान तो नहीं है, या चेंजेस है तो पॉजिटिव है क्या। थोड़ा स्टडी, अगर हम स्टडी नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स को तो हम किसी से बात कर ले, हमारे ब्रोकर होंगे, एडवाइजर होंगे, बात करने से हमें काफी कुछ आइडिया आ जाएगा। ठीक है। एंड देन फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारा फंड्स डिसाइड करने में कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं कभी फंड मैनेजर इतने अच्छे होते हैं कि छोटे से कंपनी को भी वो बहुत अच्छे एलिवेशन पे लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनके डिसीजंस बहुत करेक्ट होते हैं, उनका जजमेंट, उनका नॉलेज, उनका इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं एंड हमारे फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन फंड्स मैनेजर को बहुत बार कंपनीज या सेबी वगैरह परफॉर्मेंस बोनस या मीन्स रेटिंग्स वगैरह भी देती है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट फंड मैनेजर, बेस्ट दिस दैट, तो उस बेसिस पे भी आप थोड़ा सा अगर ध्यान रख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, तो आप उस बेसिस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। बहुत देख लिया म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें कितना करना चाहिए, कितना अमाउंट करना चाहिए वगैरह। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको ऐसा लगता है चालू कहाँ से करें यार इन्वेस्टमेंट करना, सो चालू हम कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे सेफ जाना है तो वी कैन गो टू फाइनेंशियल एडवाइजर। काफी फाइनेंशियल एडवाइजर्स आजकल है मार्केट में, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जा सकते हैं जो आपके बैकग्राउंड को देखेंगे, आपके रिस्क प्रोफाइल को देखेंगे कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, आपकी काफी कुछ इंफॉर्मेशन लेके फिर आपको बता सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या आप भी उनको बता सकती है कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, दे विल नेम यू कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर ब्रोकर के पास जा सकते हो। ब्रोकर भी पहले तो काफी कुछ फंडा यही था, हम ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते थे ब्रोकर के पास में, फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करवाते थे, बराबर है। तो वो ही ब्रोकर हमारे लिए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके दे सकते हैं। वी कैन आस्क देम टू बाय म्यूचुअल फंड फॉर अस, और कभी कभी वो एडवाइस भी अच्छी दे देते हैं, या फिर हम वो एडवाइस दे भी तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड ऑल्सो गो थ्रू द स्टडीज कि कैसे कैसे कर रहा है, या फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया उनकी एडवाइस पे, फिर भी हम देखें कि हमारा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कैसे कर रहा है। ठीक है, आजकल बैंक भी बहुत प्रोवाइड कर रहा है, बैंक के पास भी जाके हम अप्रोच कर सकते हैं कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो बैंक भी हमारे लिए, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग तो चल ही रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफर करके देते हैं। जरूरी नहीं है उनके बैंक के ही दे, काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज वो दे देते हैं, यानी दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी ऑफर
इन्वेस्ट करने के लिए बैंक आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। और ऑनलाइन तो आजकल बहुत ही हैंड्स ऑन हो गया है कि ऑनलाइन हम जाए, हमारा KYC एंड डीमैट अकाउंट के थ्रू लिंक कर दें एंड एप्स डाउनलोड करें। कुछ एप्स हैं जो बहुत हैंडी होते हैं, जिसके थ्रू हमें उस एप्स में पता भी चल जाएगा म्यूचुअल फंड की रेटिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड के पास परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, आगे वो कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है या ELSS है या सेक्टर म्यूचुअल फंड है, काफी कुछ पता चल जाएगा। एंड देन जैसे जीरोधा है, ग्रो ऐप है, HDFC सिक्योरिटीज, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। तो ऑनलाइन भी काफी अच्छा आजकल एक्सपोजर है, आप घर बैठे कर सकते हो, घर बैठे आप बेच भी सकते हो, आपको बेचना हो तो वो भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो और आप घर बैठे बेच के आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, एक ब्रीफ है, बहुत बड़ा टॉपिक है म्यूचुअल फंड, उसको स्टडी करना भी काफी डीप डिटेल वाली चीज है, बट जितना जितना आप बोलते हैं ना कि पानी में उतरोगे वैसे वैसे तैरना सीखोगे, जितना आप करना चालू करोगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस से काफी अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप मीन्स ओवरऑल म्यूचुअल फंड का मैंने नॉलेज देने में आई एम एबल टू कन्वे यू व्हाट एवर म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट। एंड आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो अभी। I would like to know tax implications of mutual fund. Actually, tax implications mutual fund में as good as जैसे equity या फिर shares में ऐसे जैसे होता है, दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि हम इक्विटी शेयर्स को ट्रीट करते हैं, यानी 1 साल के अंदर अगर आप बेचोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और आप 1 साल के बाद बेचते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड को तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, फाइन। और डेब्ट फंड में ऐसा होता है 3 साल तक अगर आप बेचो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, 3 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक के एग्जेम्प्ट है, उसके बाद में आपको टैक्स लग सकता है। और जैसे ELSS की स्कीम देखिए, उसमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है आपको, फाइन। How much brokerage do they take in online trading generally? ब्रोकरेज के नाम से कुछ नहीं लेते हैं ऑनलाइन में, जो एप्स पे काम है, एप्स अगर आप डाउनलोड करो तो ब्रोकरेज के नाम पे नहीं लेंगे, इट इज जस्ट जो मैंने आपसे बताया था एक्सपेंस रेशियो वगैरह, तो वो 0.5 to 0.25% जो मैक्सिमम है सेबी के थ्रू जो गाइडेड है, तो 2.5% मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। मैंने आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करके रखा है तो 2.5% से ज्यादा वो नहीं ले सकता, मीन्स वो उसमें एक्सपेंस काटेंगे, इसके अलावा कोई ब्रोकरेज नहीं लेते। हाँ, आप ब्रोकर के पास जा रहे हो तो ब्रोकर अपना ब्रोकरेज जरूर लेंगे, ऑनलाइन में अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। एनीथिंग एल्स? लॉन्ग टर्म मीन्स हाउ मेनी इयर्स? लॉन्ग टर्म कितने भी साल तक जा सकता है, आप समझ लो 5 साल से 10, 15 साल, 20 साल। म्यूचुअल फंड आपको कभी भी रिजल्ट लॉन्ग टर्म में ही बेस्ट देता है, कभी भी समझ लेना, आप इन्वेस्ट करो, करते रहो, लेकिन लॉन्ग टर्म विल बी द बेटर परफॉर्मेंस, आप खुद से ध्यान रख लेना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, हर सेशन में बोलती हूँ कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, जितना अर्ली इन्वेस्ट करोगे बहुत प्रेशर भी नहीं रहेगा और उसका आपको कंपाउंडिंग रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलते जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट फंड, गवर्नमेंट डेब्ट फंड्स गवर्नमेंट के ही नाम से ही आते हैं, उसमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, तो हमें या तो बैंक को अप्रोच करना पड़ता है और बैंक हमारे लिए खरीद के रखते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें जो गवर्नमेंट डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करती है। वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू गवर्नमेंट डेब्ट फंड, इतना डायरेक्ट अभी चैनल ऐसे आया नहीं है, तो हमें या तो बैंक को अप्रोच करना पड़ता है बैंक के थ्रू या फिर इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू। ELSS के बारे में बता दिया मैंने, और अगर ELSS के बारे में डिटेल में बताना हो तो बता देना। I hope you all gain some good knowledge and keep it up with your knowledge and all. एंड सॉरी आज के लिए बहुत वॉइस डिस्टर्बेंस वगैरह था, आई एम नॉट ऑन, नेटवर्क का इश्यूज है आज के दिन यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर दैट।